Well, today's topic is electron capture. वैसे हमको करना है गामा डीके, लेकिन बीटा डीके में ये छूट गया था, उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कैप्चर बस छोटा टॉपिक है, उसको कर देते हैं, तब हम लोग गामा डीके के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में होता क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन नियर बाई शेल से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और उसे कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करके वह क्या करता है, न्यूट्रॉन बनाता है। ठीक है ना? द इलेक्ट्रॉन is captured by a proton in the nucleus captures the electron from a nearby shell and combines with it to form a neutron. At the same time, a particle called neutrino is created which immediately comes out from the nucleus. और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इस फेनोमेनन के बाद न्यूक्लियस के मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है ना, लेकिन चार्ज नंबर 1 से डिक्रीज कर जाता है। एक बात हो गई। सेकंड बात इसमें होती है कि मास डिफेक्ट के कारण इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और वह एनर्जी, दैट एनर्जी अपीयर्स एज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड न्यूट्रिनो। जो न्यूट्रिनो निकलता है उस समय उसकी एनर्जी के रूप में क्या होता है, वो आता है, appears as energy associated with the neutrino emitted in this process। एक चीज होगी। और देखो, जब ये एक बात और होती है इसमें कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद जो शेल में वैकेंसी क्रिएटेड होगी, एंड दैट वैकेंसी इज फिल्ड अप बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर शेल्स, और इस प्रोसेस में एनर्जी फोटॉन्स आर एमिटेड, and these energy photons are X-ray photons। तब इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जो फिनोमेनन है या जो ये प्रोसेस होता है, दैट इज एसेंशियली फॉलोड बाय एक्सरे एमिशन। ये बात हो गई। इस प्रोसेस में यहाँ पर इसका स्कीम जो है इस तरह से देखते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक, इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया, आई देखो न्यूट्रॉन बना। एट द सेम टाइम दिस पार्टिकल न्यूट्रिनो इज क्रिएटेड व्हिच इमीडिएटली कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद मास नंबर में देखो कोई चेंज नहीं, चार्ज नंबर डिक्रीजेज बाय 1, एंड दिस इज द एमिटेड न्यूट्रिनो। ओके, and this is the energy released in the process which appears as the energy with the neutrino, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है that is due to mass defect। क्लियर? अब इसमें हम ये देखेंगे कि एनर्जी जो ये है Q, जिसको हम Q वैल्यू कहेंगे, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। आई थिंक दिस प्रोसेस इज क्लियर। कैलकुलेशन जो होगा Q वैल्यू का, वो देखो इस तरह से किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ Q वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ Q वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। पहले हम रेस्ट मास एनर्जी निकालें इसके लिए ना, तो देखो UI लिखेंगे, X A Z इस न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग एटम का मास, और उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन का मास, ZeE हुआ, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस का मास हो गया, और प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास Le, ठीक, और इसको ऐसे ब्रैकेट पर C² मल्टीप्लाई, ठीक। ये न्यूक्लियस का रेस्ट मास है, ये इलेक्ट्रॉन का जिसको कैप्चर किया उसका है, और C² मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनल जो एनर्जी हुई रेस्ट मास एनर्जी, वो देखो यहां पर उसके लिए लिखे Y A क्या
और Z माइनस वन, Z माइनस वन। इस एटम के इस न्यूक्लियस कॉरस्पॉन्डिंग एटम का मास, और यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे Z माइनस वन और M। ये देखो, ये जो प्रोडक्ट बना है ना, तो इसकी जो रिस्पांस एनर्जी होगी वो लिखा है। तो पहले हम न्यूक्लियस का मास लिखते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एटम के मास से इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सी स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक। और Q जो एनर्जी रिलीज होगी वह EY माइनस क्या UF। ओके, अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ZME प्लस ME, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस ZME और क्या माइनस, हाँ प्लस ME ना। अब सब्ट्रैक्ट जब किया जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, और इससे ये कैंसिलेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इस पर क्लियर नहीं होगा। यू कैन डू इटसेल्फ, और यहाँ पर इसको लिखा जाए द रिजल्ट विल बी M और XAZ, ठीक है ना, माइनस M, और यहां लिखेंगे YA और Z माइनस वन, ठीक। और ये क्या हुआ C स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के कॉरस्पॉन्डिंग एटम का मास मालूम रहेगा, इसमें रख देंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब इसके लिए इसका यूज करते हुए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक। देखो एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं। जस्ट फॉर कंप्लीटनेस लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने ये कर लिया है, EY निकाल लिया है, UF निकाल दिया है, डिफरेंस में गिव द Q वैल्यू, और इसमें इस एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रॉन का मास क्लियर नहीं हो रहा है। और ये देखो, ये पेरेंट न्यूक्लियस के कॉरस्पॉन्डिंग एटम का मास है, जो डॉटर प्रोडक्ट बना है उसका, ठीक। अब इसका नाम तो नहीं देंगे, वैसे लिखते हैं, बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है ऑक्सीजन 15A, इसका मास नंबर 15 और चार्ज नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद यह नाइट्रोजन 15 बना, मास नंबर सेम है, चार्ज नंबर 1 से डिक्रीज कर गया, और यहाँ पर एंटी ये जो यहाँ पर ये न्यूट्रिनो एमिटेड हुआ है, और Q दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये डाटा दिया हुआ, इसका मास दिया हुआ है न्यूक्लियस के कॉरस्पॉन्डिंग एटम का मास है, और एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है। तो इसको हमने इसमें रख दिया, तो यहाँ C यहाँ पर केजी में दिया, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल में आता है ना, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, तो इसको रख देंगे, और उस पर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड विल गेट द रिजल्ट 2.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इस इलेक्ट्रॉन कैप्चर के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वह इतना आएगी एज पर आवर कैलकुलेशन। तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया है जस्ट फॉर कंप्लीटनेस। तो प्रोसेस क्या है इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं मैंने बताया, क्यों क्या होता है उसमें। नियर बाई शेल से इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कैप्चर कर क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है और उससे कंबाइन करता है। कंबाइन करके क्या बनाता है, तो वह न्यूट्रॉन बनाता है, और साथ साथ एक न्यूट्रिनो जो पार्टिकल है वो क्रिएटेड होता है। उसके बारे में तुमको जानकारी है कि मासलेस चार्जलेस पार्टिकल है, हाफ स्पिन पार्टिकल है, ठीक है ना। और उसके इलेक्ट्रॉन कैप्चर के प्रोसेस के बाद मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है ना, चार्ज नंबर 1 से डिक्रीज कर जाता है। मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी रिलीज होती है, वो जो रिलीज एनर्जी है अपीयर्स एज एनर्जी एसोसिएटेड विद द एमिटेड न्यूट्रिनो, ठीक। फिर मैंने बताया कि उस शेल में जो वैकेंसी क्रिएटेड होती है, दैट इज फिल्ड अप बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर शेल्स, एनर्जी फोटॉन्स आर एमिटेड, और these energy photons are X-ray photons. So the phenomenon of electron capture is essentially followed by what? X-ray emission. That's all. You must remember the process and the concepts. I think this is all right. Now let us consider gamma ray decay. Let's say about gamma decay. ठीक है, जब कोई न्यूक्लियस अल्फा डीके या बीटा डीके अंडरगो करता है,
तो यूजुअली जो रेजिड्यूअल न्यूक्लियस होता है दैट इज इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है उसके भी एक वेल स्पेसिफाइड एनर्जी स्टेट्स होते हैं, जैसे किसी एटम के होते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक एन एटम, ए न्यूक्लियस आल्सो हैज वेल स्पेसिफाइड एनर्जी स्टेट्स। तो मैंने कहा कि जब अल्फा डीके या बीटा डीके होता है तो जो रेजिड्यूअल न्यूक्लियस है वह यूजुअली एक्साइटेड स्टेट में होता है। जब वह एक्साइटेड न्यूक्लियस कम्स टू लोअर एनर्जी स्टेट्स तो वो क्या करता है, एनर्जी फोटॉन्स को एमिट करता है। ये जो एनर्जी फोटॉन्स होते हैं दे हैव एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने हाई एनर्जी फोटॉन्स है, ठीक है ना। और ये फोटॉन्स को हम लोग गामा रे फोटॉन्स कहते हैं, और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, गामा डीके कहते हैं। गामा डीके के बाद न्यूक्लियस के मास नंबर में कोई चेंज नहीं, चार्ज नंबर में कोई चेंज नहीं, लेकिन न्यूक्लियस का जो मास है वो थोड़ा डिक्रीज करता है। तो न्यूक्लियस के मास में जो डिक्रीज होता है, ठीक है ना, वह डिक्रीज एमिटेड गामा रे फोटॉन के इक्विवेलेंट जो मास होता है उसके बराबर होता है। जैसे मान लो एमिटेड गामा रे फोटॉन की एनर्जी E है तो इक्विवेलेंट जो मास होगा E/c², ठीक है ना। तो एमिटेड फोटॉन की एनर्जी जैसे E है, ठीक है ना, तो उसके इक्विवेलेंट जो मास होगा डेल्टा M वह E/c²। तो न्यूक्लियस के मास में जो डिक्रीज होगा वह इतने के बराबर होना चाहिए। एक चीज कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो न्यूक्लियस है लोअर एनर्जी स्टेट्स में आया तो जो गामा रे फोटॉन एमिट किया तो वह जो गामा रे फोटॉन है दैट इज एब्जॉर्ब बाय सम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके द्वारा वह एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर आता है, बाहर कर रहे हो, गामा रे फोटॉन बाहर नहीं आएगा, वह एब्जॉर्ब हो गया, न्यूक्लियस से तो आया ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, ठीक है ना। तो ये जो फेनोमेनन है उसको हम लोग इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। तो ये जो ठीक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और जब वो एनर्जी जो होती है वर्क फंक्शन से ज़्यादा होता है तो इट कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है ना। और उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसके लिए जो वर्क फंक्शन का वैल्यू है और जो फोटॉन की एनर्जी है उसका जो डिफरेंस होता है दैट अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से ये एक गामा रे फोटॉन को एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह कितनी होती है, ये गामा रे फोटॉन का एक पार्ट जो होगा वह क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग, इसको निकालने में स्पेक्ट्रम हो जाएगा जो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और जो रेस्ट बचा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे। तो इसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी किसकी, न्यूक्लियस की एक्साइटेशन एनर्जी, तो उसी के बराबर निकलेगा उसके पास जो गामा रे फोटॉन होगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है दैट अपीयर्स एज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कमिंग आउट, ठीक है ना। तो कमिंग आउट जो बाहर इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह एक्साइटेड न्यूक्लियस की एक्साइटेशन एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये पूरे फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल कन्वर्शन, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया ये किस तरह से यहां पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसको EB कहते हैं, और एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इसको E कहेंगे, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है ना, वह कितने वाला हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर लिखे हम लोग, तो दैट शुड बी इक्वल टू ई माइनस क्या है, ठीक है ना। एक्साइटेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। और ये जो फेनोमेनन है उसका क्या नाम है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब जरा कंप्लीटनेस के लिए हम एक बात और देखना चाहते हैं कि एक सर्टेन एग्जांपल लेते हैं जिसमें वह बीटा डीके अंडरगो करता है न्यूक्लियस, और एक जो रेजिड्यूल न्यूक्लियस है दैट इज इन एन एक्साइटेड स्टेट, और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। सिंपल एक एग्जांपल हम लोग बात करना चाहते हैं। सी एन एग्जांपल, ये देखो मैग्नीशियम है, मास नंबर 27, चार्ज नंबर 12, it undergoes नेगेटिव बीटा डीके, माइनस बीटा डीके। तो देखो ये इसके डीके के बाद इसके मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं, चार्ज नंबर 1 से बढ़ गया। ये देखो बीटा पार्टिकल है, कुछ और नहीं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, ये एंटी न्यूट्रिनो है, एंड दिस इज द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। ये हमारा हुआ माइनस बीटा। इसमें जो एल्युमिनियम 27 हम देख रहे हैं, दिस इज इन एन एक्साइटेड स्टेट। ये जो डॉटर प्रोडक्ट है वह सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, ये फर्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होता है, और एक्साइटेशन की जो एनर्जी इसकी होती है वह 1.015 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि यह डायरेक्ट बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो 1 गामा रे फोटोन इज एमिटेड and that gamma ray photon will have energy 1.015 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब यह सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक फोटोन गामा रे फोटोन एमिटेड होगा जिसकी एनर्जी 0.181 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इट emits another gamma ray photon having energy 0.824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो जैसा कि हमने उसमें बताया था कि अल्फा डीके या गामा डीके अंडरगो करता है तो जो रेजिड्यूल न्यूक्लियस होता है वो यूजुअली एक क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, और न्यूक्लियस ठीक उसी तरह से वेल स्पेसिफाइड एनर्जी स्टेट्स रखता है जैसा कि कोई एटम रखता है, ठीक है ना। अब जब वह हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो हाई एनर्जी फोटॉन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या, जिसकी एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमिट करता है, जिसे हम लोग गामा रे फोटॉन कहते हैं। आई थिंक दिस एग्जांपल इज क्लियर। तो हम लोगों ने 2-3 बातों को सीखा कि गामा रे फोटॉन होता क्या है, ठीक है ना, और गामा रे फोटॉन ये गामा रे एमिशन के बाद यानी गामा डीके के बाद मास नंबर 4 नंबर में कोई अंतर नहीं आता, न्यूक्लियस का मास कम होता है और जो मास उसमें डिक्रीज करता है वह गामा रे फोटॉन जो एमिटेड होगा उसकी एनर्जी के इक्विवेलेंट मास के बराबर है। यदि गामा रे फोटॉन की एनर्जी ई है तो उसके इक्विवेलेंट मास E/c²। ठीक, कभी कभी मैंने बताया कि वो जो फोटॉन एमिटेड होता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आता है तो ये जो फेनोमेनन होता है उसे हम इंटरनल कन्वर्सन कहते हैं, और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी और उसकी बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। दिस इज ऑल अबाउट गामा डीके। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।